नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है और चुनाव के नतीजे एक क्रिकेट मैच की तरह होते हैं, जिसमें लोगों के दिल की बात होती है, राजनीति होती है और उसी में देश की दिशा भी छिपी होती है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, क्योंकि आज गुजरात में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हमारे पास आपके लिए दिल्ली के एमसीडी चुनाव और हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको इस एग्जिट पोल का सबसे सरल और सबसे स्पष्ट विश्लेषण दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि देश के अलग अलग कोनों में जनता की पसंद और नापसंद क्या है। और अभी से ही आपको यह अंदाजा भी लग जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको कैसी राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि बीजेपी की प्रयोगशाला में, हिंदुत्व की प्रयोगशाला में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल कितनी जगह बना पाया। लेकिन सबसे पहले आपको इस एग्जिट पोल की हम कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। आज के एग्जिट पोल की पहली बड़ी बात, गुजरात में बीजेपी लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। सीपीएम अब तक भारत की इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने पश्चिम बंगाल में लगातार 7 चुनाव जीते थे, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी अब इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। दूसरी बात, गुजरात में इस बार कांग्रेस का वोट शेयर और उसकी सीटें ऐतिहासिक रूप से घट सकती हैं, यानी गुजरात में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और बीजेपी गुजरात में अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। तीसरी बड़ी बात, गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का वोट शेयर 20% तक रह सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि उन्हें 20% वोट प्रतिशत गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक के ठीक नीचे उन्हें मिल जाए। यह बहुत बड़ी बात है। चौथी बात, हिमाचल प्रदेश का चुनावी मैच आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा सकता है, क्योंकि वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण में 93 सीटों के लिए वोटिंग हुई और बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी कम वोट डाले गए हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि शाम 5 बजे के बाद तक इन 93 सीटों पर 59.5% वोट डाले गए, जो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार दूसरे चरण का वोटिंग परसेंटेज लगभग 70% था, यानी इस हिसाब से देखें तो पहले चरण की वोटिंग में लगभग 7% की गिरावट हुई थी और अब दूसरे चरण की वोटिंग में भी लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। 10% वोट कम पड़े हैं। अब कम वोटिंग का क्या मतलब होता है? कम वोटिंग का मतलब यह है कि गुजरात के वोटर्स में उत्साह नहीं है इन चुनावों को लेकर और वो मौजूदा सरकार को हटाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और गुजरात पर हमारा एग्जिट पोल भी बिल्कुल यही बात कहता है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इस बार गुजरात के वोटर्स में उत्साह की कमी है। गुजरात के वोटर्स बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले और अक्सर यह कहा जाता है कि वोटर्स उत्साह में बड़ी संख्या में बाहर कब निकलते हैं वोट डालने के लिए? या तो उन्हें सरकार को हटाना होता है या फिर मौजूदा सरकार को बचाना होता है। लेकिन इस बार गुजरात में दोनों ही बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। इंडिया टुडे के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी इतिहास रच सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 152 सीटें मिल सकती हैं। यह आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को भी 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये हमारा एग्जिट पोल आज बताता है। तो बड़ी बात यह है कि अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल सकती है। 129 से 151 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यानी इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी इन चुनावों में पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि वर्ष 1995 से अब तक बीजेपी ने कभी भी 127 से ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं। अब आपको याद कराते हैं
वर्ष 2002 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली थी। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कम सीटों पर जीत रही है, लेकिन उसका वोट शेयर ऐतिहासिक रूप से बढ़ रहा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी का वोट शेयर 46%, कांग्रेस का 26% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 20% तक रह सकता है। यानी अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल बीजेपी के गुजरात मॉडल में काफी हद तक सेंध लगाने में कामयाब रहा है। पिछली बार अगर पिछले चुनावों में हम देखें तो बीजेपी को 49.5% वोट मिले थे, आप लगभग 50% मान लीजिए। यानी इस हिसाब से बीजेपी को इस बार 3.5% वोट कम मिल रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस को पिछली बार 41.5% वोट मिले थे और इस हिसाब से उसे भी 15.5% वोटों का नुकसान हो रहा है। और ये जो वोट शेयर घटे हैं दोनों पार्टियों के, ये जो वोट कम हुए हैं, ये वोट जा कहां रहे हैं? ये दोनों पार्टियों के जो वोट कम हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहे हैं। इन दोनों आंकड़ों को जब आप मिला देंगे तो ये संख्या होती है 19% के आसपास। यानी ये 19% वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया और 1% से भी कुछ कम वोट बैंक आम आदमी के पार्टी के पास पहले से था। तो अब आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का 15.5% वोट काट दिया अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में, बीजेपी का 3.5% वोट काट लिया और उनके पास अपना लगभग 1% से थोड़ा सा कम वोट था। इसको अगर आप मिला लेंगे तो यह बनता है आम आदमी पार्टी का 20% वोट शेयर। और ये मैं ये कहूंगा कि ये एक बम्पर ओपनिंग है अरविंद केजरीवाल की गुजरात में। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन चुनावों में 20% वोट शेयर हासिल करके एक चमत्कार करने में कामयाब हो गई है। ये चमत्कार से कम नहीं है। असल में जब कोई पार्टी 20% के वोट शेयर पर पहुंच जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि उसे राज्य के हर 5 में से 1 वोटर का समर्थन मिल रहा है। तो गुजरात में अगर हर 5 में से 1 वोटर आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगर कुछ वर्षों में अरविंद केजरीवाल हर 5 में से 3 वोटर्स का समर्थन हासिल कर लेते हैं, हर 5 में से 3 वोट ले लेते हैं, तो गुजरात में सरकार बनाने की भूमिका में आज आ सकते हैं और यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। सौराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने यहां के ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इसके 2 कारण थे। पहला था पाटीदार आंदोलन और दूसरा था किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। लेकिन इस बार ये दोनों ही मुद्दे चुनाव में नहीं थे और शायद इसी वजह से सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका यहां पर स्कोर कार्ड सबसे अच्छा रह सकता है। उत्तर गुजरात में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 17, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। इस क्षेत्र की कई सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल गुजरात है, मध्य गुजरात की 65 सीटों में से बीजेपी को 52 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इन क्षेत्रों में यह बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा अगर ये आंकड़े सही होते हैं काउंटिंग वाले दिन। इसी तरह जाति के आधार पर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 59% लोगों का वोट मिला है। इसके अलावा पिछड़ी जाति के 57%, आदिवासी समुदाय के 33 और ठाकुर और कोली समुदाय के भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस को एक तो दलित वोट मिला है और मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले हैं। समझने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से भी ज्यादा दलितों के वोट मिले हैं। यह नोट करने वाली बात यह है, दलितों के वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिले हैं, बीजेपी को कम मिले हैं। मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी को दलितों के 28% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को दलितों के 30% वोट मिल रहे हैं। यानी बीजेपी से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं दलितों के वोट। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखें, इसके अलावा कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% वोट इससे पहले मिला करते थे, लेकिन इस बार उसे 70 की बजाय
सिर्फ 55% मुस्लिम वोट ही मिलने का अनुमान है। तो यहां एक और बड़ी बात यह है कि गुजरात में जो मुसलमान वोटर है, जो पहले कांग्रेस के पास जाता था, कांग्रेस को वोट देता था, इस बार वो कहीं और गया है। पहले 70% देता था, लेकिन इस बार 55% मुसलमानों ने ही कांग्रेस को वोट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार में ही 30% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। तो सोचिए, आम आदमी पार्टी ने यह पहला चुनाव लड़ा है गंभीरता से गुजरात में, और पहले ही चुनाव में जो 30% वोट है मुसलमानों का, वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए जो मेहनत की, उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। और कांग्रेस का विकल्प कोई पार्टी तभी बन सकती है जब वो कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को भी तोड़ दे। इसके मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक, इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट वहां पर नहीं मिल रही है और अन्य दलों के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। ये सीटें वहां काम आएंगी जब किसी एक पार्टी को बहुमत से थोड़ा सा कम सीटें मिलेंगी, तब ये 4 से 8 सीटें जो अन्य दलों की है, ये काम आती हैं, खरीद फरोख्त के काम आती हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में मुख्य लड़ाई आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जो गुजरात में हुआ वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया। गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में जगह बना पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में फ्लॉप हो गई और वहां उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हिमाचल प्रदेश का हर 5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड रहा है। कोई भी पार्टी, वहां कोई भी सरकार 10 साल नहीं चलती। इस बार बीजेपी ने चुनाव प्रचार में नया नारा दिया था, राज नहीं रिवाज बदलेंगे। यानी सरकार नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को बदलेंगे, यानी अपनी सरकार दोबारा बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के लिए बहुत कड़ा मुकाबला है और बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट शेयर 42% है, कांग्रेस का 44% दिख रहा है और इन दोनों पार्टियों के बीच हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे कड़ा मुकाबला है। हालांकि मुकाबला ये ऐसा है कि ये आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक जाएगा। बीजेपी 42% वोट शेयर, कांग्रेस 44%, 2% का अंतर है और 2% का अंतर ऐसा है जिसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हम यकीन से गुजरात के बारे में आपको बता रहे हैं, यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां लड़ाई कांटे की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 2% वोट मिला है, अन्य पार्टियों को 12% वोट मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव कौन जीत रहा है। देखिए, आप सब लोग जो दिल्ली के बाहर के दर्शक हैं, उन्हें हो सकता है एमसीडी के चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है वो भी एक तरीके से सत्ता की चाबी की तरह माना जाता है। ये बहुत बड़ा चुनाव होता है और ये इतना बड़ा चुनाव था, इस बार नाक की लड़ाई थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को भी इस एमसीडी के चुनाव प्रचार में उतार दिया था। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। तो दिल्ली में एमसीडी में कुल मिलाकर 250 वार्ड्स हैं, 250। बहुमत का आंकड़ा है 126 का और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार बहुत आसानी से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत आसानी से, आप इसे क्लीन स्वीप कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 149 से 171 पार्षद इस बार चुनाव जीत सकते हैं। यानी आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिल सकती हैं 250 में से। बीजेपी को 69 से 91 और कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 क्षेत्रों में जीत मिल सकती है। कांग्रेस की तो हालत बिल्कुल अब खराब हो गई है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में बीजेपी का शासन था। पिछली बार बीजेपी ने 180 से ज्यादा वार्ड्स में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ी हार मिल सकती है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव में आम आदमी पार्टी को 43%, बीजेपी को 35% और कांग्रेस को सिर्फ 10% वोट मिल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जहां मौजूदा वार्ड्स में बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां से मनोज तिवारी सांसद है। सिर्फ मनोज तिवारी की जो सीट है वहां पर
बीजेपी आगे है। इसके अलावा बाकी सभी सीटों पर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी आम आदमी पार्टी से पीछे है। और देख लीजिए बीजेपी के बहुत सारे आपकी स्क्रीन पर आपको जो दिखा रहे हैं, मैं और बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाता हूं। बीजेपी के जो 7 सांसद हैं दिल्ली में, देखिए जब आप यहां देखेंगे तो इनमें से सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से पीछे चल रही है।